हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे, योर टीचर फॉर करंट इवेंट्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद आपको ना तो कोई पैकेज यहाँ पर परचेज करना है, ना तो कोई सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको लेने की आवश्यकता है, बिकॉज यहाँ पर बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। सो आज करंट इवेंट्स की इस सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और आज का जो हमारा ये टाइटल यहां पर होगा, इसमें हम रिजर्व्ड फॉरेस्ट के बारे में जो है वो बात करेंगे। ठीक है, तो फॉरेस्ट तो सबको पता है कि फॉरेस्ट यहां पर क्या होता है, लेकिन रिजर्व्ड फॉरेस्ट के बारे में हम डिस्कशन यहां पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी दिल्ली से रिलेटेड एक न्यूज़ है। सो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के यहाँ पर जो है वो फाउंडर हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी कुछ एरिया हैं जो कि दिल्ली में रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में यहाँ पर लाए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि इस पर्टिकुलर चीज का जो डिस्कशन है वो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ सबसे पहले, है ना, बहुत आसान है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अब मैंने क्योंकि दिल्ली से रिलेटेड यहाँ पर बताया है, आम आदमी पार्टी से रिलेटेड बताया है, तो आपको मुझे ये बताना है कि क्या आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है? ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी इसमें हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। तो देखिए अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली जो दिल्ली की गवर्नमेंट है ना, दिल्ली भले एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां पर क्या है कि वहां पर विधानसभा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जैसे दिल्ली यहां पर हो गया, ठीक है, वहां पर आपको एक विधानसभा देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो पुडुचेरी है वहां पर आपको एक विधानसभा देखने को मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद अभी जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है वहां पर भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी आपको विधानसभा जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो केवल 3 यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर विधानसभा देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि यहां पर आपको चीफ मिनिस्टर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी, इसने नोटिफाई किया है फॉरेस्ट लैंड इन 2 विलेजेस इन साउथ दिल्ली एज रिजर्व फॉरेस्ट विच विल गिव देम लीगल स्टेटस। मतलब यहां पर क्या हुआ है कि अभी जो साउथ दिल्ली वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, यहां पर क्या है कि साउथ दिल्ली वाले रीजन में कई सारे जो यहां पर आपके फॉरेस्ट लैंड है। ठीक है, मतलब आप ये देख सकते हैं कि फॉरेस्ट लैंड जो 2 विलेजेस में आपको देखने को मिलेंगे, उनको यहां पर क्या किया है कि उनको यहां पर रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है वो यहां पर डिक्लेयर कर दिया है, मतलब उनको एक लीगल स्टेटस यहां पर दे दिया है। तो अब इस फॉरेस्ट जो है उसकी प्रोटेक्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 2 विलेज हैं साउथ दिल्ली में। साउथ दिल्ली बेसिकली जैसे साकेत वगैरह का जो इलाका आपको देखने को मिलता है, ठीक है, साकेत लोकेशन है, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो वो सब चीजें जो है वो साउथ दिल्ली में ही यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर 2 विलेजेस हैं, उनको यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। इट वॉज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 20 डिक्लेरेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कि किसी भी एरिया का, ठीक है, अगर कोई यहाँ पर फॉरेस्ट है, उसको हमें रिजर्व्ड फॉरेस्ट यहां पर जो है वो डिक्लेयर करना है, तो किसके अंतर्गत करेंगे? तो याद रखिएगा सेक्शन 20 डिक्लेरेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 उसका सेक्शन 20 जो है उसके तहत उसको यहां पर रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अभी के टाइम पीरियड पर ये हैं दिल्ली के सीएम, और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है श्री अनिल बैजल। ठीक है, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन देख ली है ना, कि अभी ये न्यूज में क्यों है। अब यहां पर क्या देखेंगे कि हम जो अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट यहां पर होते हैं वो होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम चीजें पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले यहां पर रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट आर द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एंड आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन एनी फॉरेस्ट लैंड और वेस्ट लैंड विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बात हो रही है कि मतलब जो भी यहां पर रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं वो यहां पर क्या है कि ये मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड यहां पर फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। रिस्ट्रिक्टेड मतलब यहां पर आप अपने मन से जाकर कुछ भी नहीं कर सकते हो, यहां पर उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहां पर लगाई गई हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट यहां पर होते हैं ये मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे एंड आर कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है ये रिजर्व फॉरेस्ट यहां पर डिक्लेयर करती है, जैसे अभी दिल्ली के केस में अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, ऑन एनी फॉरेस्ट लैंड और वेस्ट लैंड विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब यहां पर अगर वो जो फॉरेस्ट जो है, ठीक है, जहां पर क्या है कि वो प्रॉपर्टी अगर सरकार की है तो क्या कर सकती है कि सरकार जो है वो उस एरिया को जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट यहां पर डिक्लेयर कर सकती है। तो ये इसका प्रोविजन है। इन रिजर्व फॉरेस्ट लोकल पीपल आर प्रोहिबिटेड
अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ द सेटलमेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो लोकल लोग होते हैं, जो भी आपके यहां पर रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, वहां पर क्या होता है कि जो लोकल पीपल होते हैं वो प्रोहिबिटेड होते हैं। अगर यहां पर क्या है कि बहुत ही नेसेसरी है ना, कि जानना ही पड़ेगा कोर्स ऑफ द सेटलमेंट, तो फॉरेस्ट जो भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो यहां पर अलाउ करते हैं, उसके बाद ही यहां पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं इनको हम रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। मतलब इसमें क्या किया कि चीजों को रिजर्व कर दिया गया है, अब इसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगला होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट इज empowered टू कंस्टिट्यूट एनी लैंड अदर देन रिजर्व फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ओवर विच द गवर्नमेंट हैज proprietary rights and the power to issue rules regarding the use of such forest। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि जो मैंने आपको यहां पर ये बताया कि इससे पहले वाला जो यहां पर फॉरेस्ट था इसको हम बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, है ना, रिजर्व फॉरेस्ट की कंडीशन समझ में आ गई। अब जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है इसमें क्या होता है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट यहां पर होती है ना, वो यहां पर क्या है कि उसके पास पावर है कि कोई भी लैंड, ठीक है, अदर देन रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा कोई भी लैंड जो है एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट उसको यहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं, ओवर विच द गवर्नमेंट हैज, जहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोप्राइटरी यहां पर राइट्स होते हैं या प्रॉपर्टी जो यहां पर राइट्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब वो जो प्रॉपर्टी यहां पर है उसमें जो अधिकार यहां पर है वो किसके हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के आपको देखने को मिल रहे हैं। और वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो यहां पर क्या है कि वो रिजर्व फॉरेस्ट वाला एरिया नहीं है। तो ऐसे जो सारे के सारे यहां पर चीजें होती हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट, जहां पर आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी जो यहां पर राइट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, रूल्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ सच फॉरेस्ट, मतलब कि वो पर्टिकुलर यहां पर जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं उसमें जो प्रॉपर्टी वाले राइट्स यहां पर होते हैं वो सरकार के पास हैं। तो क्योंकि उनके पास प्रोप्राइटरी वाले जो राइट्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से यहां पर क्या है कि सरकार जो है उनको यहां पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यहां पर डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा यहां पर जो फॉरेस्ट होंगे उनको यहां पर डिक्लेयर किया जा सकता है, रिजर्व फॉरेस्ट को नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, दिस पावर हैज बीन यूज्ड टू एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल ओवर ट्रीज whose timber, fruits और अदर नॉन वुड प्रोडक्ट्स हैव रेवेन्यू रेजिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो अब इसमें यहां पर क्या होता है कि जो भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वगैरह होते हैं ना, उसमें जैसे टिम्बर वगैरह, लकड़ी वगैरह मिलती है, या जो फॉरेस्ट से मिलने वाले दूसरे उत्पाद होते हैं जिससे थोड़ा रेवेन्यू वगैरह यहां पर मिल जाता है। तो इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए सरकार ऐसे एरिया को जो है वो यहां पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो यहां पर डिक्लेयर करती है। फिर उसके बाद एक विलेज फॉरेस्ट होता है। सो विलेज फॉरेस्ट आर द वन इन विच द स्टेट गवर्नमेंट मे असाइन to any village community the right of government to or vary any land which has been constituted a reserved forest। ठीक है, तो इसमें यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो विलेज फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे कि ये वो सारे के सारे फॉरेस्ट होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है कि कोई भी विलेज कम्युनिटी है जिसको यहां पर उसने गवर्नमेंट का या जो भी यहां पर अधिकार है वो दे दिया है कि भाई आपको चीजें जो है वो यहां पर मैनेज करनी है, इस फॉरेस्ट का पूरा जो मैनेजमेंट होगा इस कम्युनिटी के द्वारा यहां पर किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं इनको हम विलेज फॉरेस्ट यहां पर कहते हैं। जैसे आपको ये एरिया दिख रहा है ना, तो इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं इनको हम विलेज फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें एक बात ये भी बताई गई है कि एनी विलेज कम्युनिटी द राइट्स ऑफ गवर्नमेंट टू और ओवर एनी लैंड विच हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अ रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, तो उसमें जो भी कम्युनिटी वहां पर रह रही है उसको यहां पर जो अधिकार हैं वो यहां पर सरकार ने दे दिए हैं कि उनके बिहाफ में वो चीजों को यहां पर मैनेज करेंगे, क्योंकि जो लोकल लोग यहां पर जंगलों में रहते हैं ना वो चीजों को अच्छी तरीके से यहां पर प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उनका घर है ना, तो इसीलिए यहां पर क्या है कि उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी वो अच्छी तरीके से बियर करेंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यहां पर क्या होता है कि एक दूसरा कैटेगराइजेशन हम देखते हैं फॉरेस्ट का, कि भारत में जो अलग अलग तरीके की रेनफॉल यहां पर होती है ना, उनके बेसिस पे भी क्या करते हैं कि फॉरेस्ट को जो है वो हम यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसा कैटेगराइजेशन जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें पहला जो देखने को मिलता है ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, दो तरीके के फॉरेस्ट यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, एक तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो गया और एक सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब हम जो ये फॉरेस्ट का डिवीजन कर रहे हैं ना, ये रेनफॉल के पैटर्न पर कर रहे हैं। These forests are found in the western slope of the Western Ghat hills of the northeastern region and the Andaman Nicobar Island। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि आप देखोगे तो जो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट यहाँ पर हो गया है ना, नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन यहाँ पर होता है, और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, बेसिकली जैसे लक्षद्वीप वगैरह में भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट में बारिश बहुत ज्यादा होती है, नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा रीजन होता है वहां पर भी बारिश बहुत ज्यादा होती है। जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है वहां पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन द वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज विद एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ ओवर 200 सेंटीमीटर एंड मीन एनुअल टेम्परेचर अबाउट 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर कहीं पर ज्यादा है
तो वहां पर क्या होगा, ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा होगी, है ना। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो रेनफॉल ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा तो वेजिटेशन जो है वो ज्यादा होगा। अब रेनफॉल में अगर आप बात करोगे तो जिस एरिया में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है वहां पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए, तो 200 सेंटीमीटर और 22 डिग्री सेल्सियस जो है ये एनुअल टेम्परेचर यहां पर होना आवश्यक है। ह्यूमिडिटी रहेगी तो फिर बारिश वगैरह के लिए अच्छी सिचुएशन यहां पर आपको क्रिएट होती हुई दिखाई देती है। Tropical evergreen forests are well stratified with layer closer to the ground and are covered with the shrubs and creepers with short structured trees followed by a tall variety of trees। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट यहाँ पर होते हैं ना, उसमें अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, थोड़ा छोटे पेड़ भी होते हैं, नीचे आपको ना श्रब्स वगैरह देखने को मिलेंगे, घास वगैरह जो होते हैं ना, ये सब चीजें भी आपको अवेलेबल देखने को मिलती हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैं एक फोटो यहाँ पर दिखाऊंगा तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन है। मतलब यहाँ पर आपको श्रब्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं जिसको फॉरेस्ट फ्लोर बोलते हैं। फिर थोड़ा छोटी लेयर वाले जो अंडर स्टोरी लेयर है, याद रखिएगा ना, ये अरेंज करने को आ जाता है ना, कि नीचे से ऊपर इसको अरेंज करो, है ना, एग्जामिनेशन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं। सो फॉरेस्ट फ्लोर हो गया, फिर अंडर स्टोरी, फिर कैनोपी लेयर, फिर इमर्जेंट लेयर, ठीक है। तो जो सबसे बाहर आपको ये लेयर देखने को मिल रही है इसको इमर्जेंट लेयर बोलते हैं, फिर कैनोपी लेयर हो गया, फिर अंडर स्टोरी लेयर और फिर फॉरेस्ट लेयर, ठीक है। तो ऊपर से नीचे भी अरेंज करने को आ सकता है, नीचे से ऊपर भी अरेंज करने को आ सकता है, ठीक है। तो याद रखना है कि कौन सा लेवल कैसा देखने को मिलेगा। इन दीज फॉरेस्ट ट्री रीचेज जनरल हाइट ऑफ अप टू 60 मीटर, 60 मीटर तक की हाइट के जो ट्रीज है वो आपको देखने को मिलते हैं, या उससे भी ऊपर हो सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें कोई डेफिनेट टाइम ही नहीं होता है ट्रीज का कि कब ये अपनी पत्तियां जो है वो गिराएंगे, है ना, या फ्लावरिंग होगी, या जो भी फ्रूट वगैरह यहाँ पर आते हैं इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि बारिश वगैरह होती रहती है तो ये लोग पत्तियां भी नहीं गिराते हैं, और इतने पेड़ यहाँ पर होते हैं कि कोई अगर मान लीजिए कि गिराएगा भी तो दूसरे लोग यहाँ पर जो है वो ग्रीन देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना, या फिर नियर इक्वेटर आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके के ट्रीज के लिए कंडीशंस जो हैं वो वहीं पर आपको क्रिएट होती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लेस रेनी पार्ट्स ऑफ दीज रीजन्स, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि अभी तक मैंने आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में बताया। अब सेमी एवरग्रीन क्या होता है कि हो सकता है कि किसी एरिया में जो है वो ज्यादा बारिश होती हो, है ना, किसी एरिया में थोड़ी कम बारिश होती है एज कंपेयर टू जहां पर ज्यादा बारिश होती है। सो ऐसे एरिया में जो है वो यहाँ पर क्या होते हैं कि आर फाउंड इन द लेस रेनी पार्ट्स ऑफ दीज रीजन, सच फॉरेस्ट हैव अ मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। डिसिडुअस में यहाँ पर क्या है कि इसमें आपको ये जो पूरे के पूरे यहाँ पर आपको सेमी एवरग्रीन देखने को मिलते हैं, इसमें एवरग्रीन भी होते हैं और जो मॉइस्ट डिसिडुअस होते हैं। मॉइस्ट डिसिडुअस मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में क्या होता है कि 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है। फिर उसके बाद मॉइस्ट डिसिडुअस में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश यहाँ पर होती है, ठीक है। तो उसके भी ट्रीज यहाँ पर हो सकते हैं, और जो एवरग्रीन वाले ट्रीज है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे जो ट्रीज होंगे उनको हम सेमी एवरग्रीन ट्रीज यहाँ पर कहेंगे। द अंडर ग्रोइंग क्लाइंबर्स प्रोवाइड एन एवरग्रीन कैरेक्टर टू दीज फॉरेस्ट, ठीक है। तो वही सब चीजें जो हैं वो यहाँ पर क्या है कि अंडर ग्रोइंग जो क्लाइंबर्स वगैरह होते हैं, जैसे ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि एवरग्रीन वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको इस तरीके के फॉरेस्ट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। देखो ट्रॉपिकल डिसिडुअस भी ना दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक अगर आप देखोगे तो एक आपको ड्राई देखने को मिलेगा और एक आपको वेट देखने को मिलेगा, ठीक है। वेट मतलब जहां पर आपको 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। और ड्राई जो होता है वहां पर 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ड्राई या वेट डिसिडुअस जो है वो यहाँ पर कहते हैं। सो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा भारत में जो यहाँ पर फॉरेस्ट हैं वो कौन से हैं, वो यहाँ पर वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी यहाँ पर कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट। दे स्प्रेड ओवर द रीजन विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 से 200 सेंटीमीटर, और ड्राई और वेट में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। On the basis of the availability of water, these forests are further divided into the moist and dry deciduous, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर समझाया, ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि जो माउंटेन वाला रीजन होता है, ठीक है, जहां पर आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे वहां पर इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इन माउंटेनियस एरिया
द डिक्रीज इन द टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे यहाँ पर हाइट बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो आपका कम होता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर वेट टेम्परेट हुआ, फिर टेम्परेट हुआ, है ना, फिर एल्पाइन हुआ, फिर उसके बाद और जाओगे तो जैसे कॉनिफेरस हो गया, है ना, फिर उसके बाद टुंड्रा हो गया। तो ऐसे ऐसे जो वेजिटेशन यहाँ पर होते हैं तो आपके यहाँ पर चेंज होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, टुंड्रा वेजिटेशन बेसिकली जो पोल्स के पास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर चेंज हो रहा है। माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, द नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड द सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। दोनों तरीके के जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं, है ना, जहां पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट टेम्परेचर नहीं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जहां पर रेनफॉल जो है वो बहुत कम होता है। सो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट अकर इन द एरियाज, ठीक है, विच रिसीव रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, है ना, 50 सेंटीमीटर से कम जहां पर बारिश होती है, जैसे लद्दाख हो गया, है ना, वेस्टर्न राजस्थान गुजरात का पार्ट यहाँ पर हो गया। तो कई सारे रीजन है जहां पर आपको 50 सेंटीमीटर से कम बारिश देखने को मिलती है, वो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं। These consist of a variety of grasses and shrub. It includes semi-arid areas of साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। In these forest plants remain leafless for most part of the year and give an expression of scrub vegetation। ठीक है, अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो होते हैं ना, यहाँ पर जो आपके प्लांट्स वगैरह होंगे वो थोड़ा दूरी दूरी पर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा पास पास में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये दूर दूर पर होते हैं और इनके जो रूट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? ताकि मॉइस्चर वगैरह आपको देखने को मिले। और इनकी जो यहाँ पर पत्तियाँ होती हैं ना, इसमें कांटे लगे होते हैं, है ना, ताकि, और इसमें क्या होता है कि वैक्स जैसी एक लेयर भी आपको देखने को मिलेगी ताकि इवेपोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, जिससे यहाँ पर लॉस वगैरह आपको देखने को ना मिले। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ये आपके यहाँ पर फॉरेस्ट जो है वो हुए। और एक होते हैं यहाँ पर स्वयं फॉरेस्ट। ठीक है, स्वयं फॉरेस्ट बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसको हम मैंग्रोव कह सकते हैं। ठीक है, सो मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या होता है कि आधी जो इनकी रूट्स होते हैं ना वो पानी के नीचे होते हैं और पानी के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का सिचुएशन आपको देखने को मिलता है। सो दे आर फाउंड अलोंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द डेल्टा एरिया ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जो सुंदरबन डेल्टा है ना वहां पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट ही देखने को मिलते हैं। अदर एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंस आर द महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टास, मतलब वो सारी की सारी नदियां जो हैं, ठीक है, जहां पर डेल्टा बनता है। अब जैसे नर्मदा और तापी जो है उनके किनारों पर जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो यहाँ पर एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज फॉरेस्ट आर डेंस एंड impenetrable, only a limited number of plants are found in these evergreen forest। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि दलदली क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको जो है वो एवरग्रीन वाला ही माहौल आपको देखने को मिलता है। they have roots that consist of soft tissues so that the plant can breathe in the water। ठीक है, तो मतलब इनमें क्या होते हैं कि सॉफ्ट टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है ना आधी बाहर होती है आधी पानी में होती हैं, तो पानी में भी जो है वो यहाँ पर सांस ले सकते हैं। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ विस्लिंग पाइन्स, मैंग्रोव डेट्स, पाम्स एंड जो भी बुलेट वुड वगैरह होते हैं वो सब आपको देखने को मिलते हैं। और याद रखिएगा सुंदरबन जो आपको डेल्टा देखने को मिलेगा उसका नाम यहाँ पर सुंदरबन इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आपको सुंदरी ट्री जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, सुंदरी ट्री। और उसके बाद एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, रॉयल बंगाल टाइगर जो है, ठीक है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो रॉयल बंगाल टाइगर होता है वो चीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल होती है बहुत बड़े स्केल पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो ये कहाँ पर मिलेंगे? ये आपको जो भी ये स्वयं फॉरेस्ट होते हैं या मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, मैप से ना सारी चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं सारे जो आपको फॉरेस्ट हैं वो आपको समझा देता हूं कि कहां पर किस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो मैं फॉरेस्ट आपको बताऊंगा, कई बार ना लोकेट करने को यहां पर आता है और कई बार लोगों को ना दिक्कत होती है इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटेन। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि एक लाइन इस तरीके से यहां पर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, बीच में नेपाल उपाल हटा दो। यहां पर क्या है, यहां पर आपको माउंटेन देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जहां पर माउंटेन होती हैं वहीं पर क्या है, वहीं पर आपको जो है ये माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट यहां पर हो गया, ये क्या है, ये पूरा माउंटेन फॉरेस्ट हो गया। बात क्लियर हो गई? चलिए, अब दूसरा अगर हम देखेंगे तो दूसरा जो आपका है वो है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ठीक है, दूसरा जो फॉरेस्ट हम देखने वाले हैं ये है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में जब हम यहां पर बात करेंगे तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन का जब हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं इसको मिटाता हूं यहां से।
ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन का डिस्कशन करते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका, ठीक है, वेस्टर्न घाट, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर ये वाला रीजन, ठीक है, ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला रीजन, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, यहां पर क्या है कि ये देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा ना तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है, जो नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, जब नॉर्थ ईस्ट यहां पर जब विंड्स ब्लो करती है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु में भी बहुत बारिश होती है। तो ये जो सारे के सारे रीजन्स यहां पर मैंने मार्क किए हैं, ये किसके हैं, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिल गया है, ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो हम देखते हैं थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। जो थॉर्न फॉरेस्ट है वो हम देखते हैं। तो थॉर्न फॉरेस्ट के लिए एक बार फिर से हम मैप पर देखते हैं चीजों को, ठीक है, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो थॉर्न फॉरेस्ट जो है ना, एक तो ये यहां पर है, ठीक है, ये वाला रीजन हो गया, गुजरात राजस्थान वाला रीजन, ठीक है, एक ये हो गया। और थोड़ा बहुत ना लद्दाख वाला जो पार्ट है वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, इस मैप में मार्क नहीं है, लेकिन लद्दाख वाले पार्ट में भी जो है इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश वगैरह वाला जो रीजन है ना, यहां पर है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहां पर ना आप देखेंगे तो यहां पर आपको इस तरीके से हिल्स देखने को मिलती हैं। अब यहां पर क्या होगा कि अगर आप यहां पर देखोगे तो ये आपका विंडवर्ड साइड है ना, और इधर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको लीवर्ड साइड देखने को मिलेगा। तो ये लीवर्ड साइड है, तो यहां पर क्या होता है कि जो मॉइस्चर वाली विंड्स होती है ना, वो पहुंच नहीं पाती हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि उधर ज्यादा बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन इधर बारिश होती है, तो ये बारिश आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं सबको मिटा देता हूं, ठीक है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये अंडमान हो गया और ये लक्षद्वीप हो गया, यहां पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, ठीक है, अगला जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बता रहा हूं मैं आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में देखो, एक ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया, एक ये रीजन हो गया। ये सब कौन से रीजन है, ये डेल्टा वाले रीजन है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर आपको स्वयं फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। देखो लिटोरल एंड स्वयं फॉरेस्ट, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये रीजन हो गए। माउंटेन फॉरेस्ट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो हमने डिस्कस कर लिया, ट्रॉपिकल। अब ये वाले जो पूरे के पूरे रीजन आपको देखने को मिलेंगे ना, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। डेसिडुअस मतलब इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे देश में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो ये मैप अगर आप दिमाग में अपने फिट कर लोगे ना, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, और आसान है, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए अब यहां पर बात करेंगे कि भारत में जो यहां पर फॉरेस्ट कवर है उसका स्टेटस यहां पर क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम यहां पर देखते हैं कि भारत में जो यहां पर फॉरेस्ट कवर है इंडिया में, ठीक है, उसका यहां पर जो स्टेटस है वो यहां पर क्या है। सो अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन कंट्री कंटिन्यूज टू इंक्रीज विद एन एडिशनल कवर ऑफ 1540 स्क्वायर किलोमीटर ओवर द पास्ट 2 ईयर्स। मतलब इससे पहले जो रिपोर्ट यहां पर आई थी वो कब आई थी, 2019 में आई थी। और पिछले 2 साल में अगर आप देखोगे तो हमारे यहां पर क्या हो रहा है कि जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है कंट्री में वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि 1540 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो यहाँ पर फॉरेस्ट का इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि भाई सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पर है, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन कंट्री, फॉलोड बाई अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछ सकते हैं ना, पहले नंबर पर एमपी है, दूसरे नंबर पर जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर हो गया आपका उड़ीसा और फिर हो गया आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को आता है, इसलिए टॉप 5 एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे इन द टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज, ठीक है। ये तो क्या है कि ये टोटल फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ये एरिया है, अब इस एरिया का कितना परसेंटेज जो पार्ट है वो फॉरेस्ट में कवर है ना, तो परसेंटेज वाइज जो रैंकिंग है वो अलग होगी। वैसे टोटल बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट हैं, लेकिन परसेंटेज कवर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो टॉप 5 स्टेट में अगर आप देखोगे तो मिजोरम, ठीक है, मिजोरम पहले नंबर पर, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, मतलब सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मिजोरम में,
फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय में। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। यहां पर भी अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर है, यहां पर भी अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर है। मिजोरम आपको पता होना चाहिए, मिजोरम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि डायरेक्टली आपसे यही पूछेंगे कि परसेंटेज वाइज जो है वो किस राज्य में जो है वो सबसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ये यहां पर देना है। द स्टेट्स दैट हैव शोन द हाईएस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर। ठीक है, मतलब फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा जो है वो आपको यहां पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, मतलब सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें आंसर लगाना है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी जो है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक है, देखते हैं कि कितने लोग अपडेट हो चुके हैं, है ना, क्योंकि चेंज हो चुकी है बहुत पहले ही। सो तेलंगाना जो है वहां पर अगर आप फॉरेस्ट कवर देखोगे तो 3.07% से इंक्रीज हुआ है। फिर आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुआ है, फिर ओडिशा में भी यहां पर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंक्रीमेंट यहां पर फॉरेस्ट कवर में हुआ है परसेंटेज वाइज, वो तेलंगाना में आपको देखने को मिलता है। 5 स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड हैव ऑल शोन लॉस इन द फॉरेस्ट कवर। समझ रहे हो आप, मतलब 5 स्टेट जो हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो ये मैप है, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर ये मणिपुर और फिर ये मिजोरम। ये 4 स्टेट हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं कि म्यांमार जो कंट्री है उसके साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिएगा, आप मुझे ये बताइएगा कि इंडिया और म्यांमार की जो बॉर्डर है ना, इसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी फोर्स के पास है ना। जैसे अगर आप देखोगे पाकिस्तान की बीएसएफ है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ बीएसएफ उसकी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है, तो इंडिया म्यांमार की बॉर्डर को कौन करेगा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद नागालैंड, ठीक है, फिर उसके बाद मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो 4 तो ये स्टेट हो गए। ठीक है, ये लाइन से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना। अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद नागालैंड हो गया, फिर मणिपुर हो गया और मिजोरम। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप इधर से इधर आएंगे तो ये जो छोटा सा स्टेट है ये त्रिपुरा है ना, फिर मेघालय। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि आसाम को छोड़ दो और त्रिपुरा को छोड़ दो, है ना। तो बाकी जो 7 ये 7 सिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, इनमें से 5 जो स्टेट्स हैं वहां पर क्या हुआ है कि नेगेटिव ग्रोथ आपको देखने को मिली। मतलब वहां पर क्या है कि जो फॉरेस्ट कवर है वो यहां पर कम हुआ है। तो बस आपको इन 5 की जगह पे 2 ही याद कर लो कि आसाम को छोड़कर और त्रिपुरा को छोड़कर जो 5 बचे हुए स्टेट्स हैं यहां पर आपको लॉस देखने को मिला है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो ये था पूरा कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको काफी सारी चीजें यहां पर बताई। और इसमें एक बात ये ध्यान रखना है, ये तो पूरा फॉरेस्ट के बारे में मैंने आपको चीजें डिस्कस कर दी हैं, लेकिन जो न्यूज है ना, न्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली की सरकार ने, ठीक है, जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, इसके सेक्शन 20 के तहत यहां पर क्या हुआ है कि साउथ दिल्ली के 2 विलेजेस को, वहां पर जो फॉरेस्ट है उनको रिजर्व फॉरेस्ट यहां पर रखा है। रिजर्व फॉरेस्ट में प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगी। रिजर्व्ड फॉरेस्ट यहां पर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यहां पर क्या होते हैं, विलेज फॉरेस्ट वगैरह क्या होते हैं, इन सब चीजों का डिस्कशन हमने बहुत अच्छी तरीके से यहां पर कर लिया। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ये आपका एक ज्योग्राफी का रिवीजन भी यहां पर हो गया, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आप लोगों से जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे हैं आप उसका आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, मैं सबके आंसर्स जो है वो देखता हूँ कि भाई कितने लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं क्वेश्चंस का, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग उसको जरूर यहाँ पर आंसर करना। ठीक है, बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सारा कंटेंट जो है वो आपको हिंदी माध्यम में जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप में से जो लोग हैं इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हिंदी लैंग्वेज में भी अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर सकें। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो क्लासेस होती हैं वो 100% यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है। तो आज ही आप विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त परिवार जो लोग हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये तो करंट इवेंट्स का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो उसके बारे में उनको पता चलेगा। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।